सभापति महोदय, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है इस मायने में कि सदन के अंदर दो ऐसे बिल आ रहे हैं, एक आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाला बिल जो 168 साल पुराने और जो न्याय से संबंधित जो कानून थे उनको बदलने के लिए बिल आने वाला है, और ये दूसरा बिल 138 साल पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950, ये तीन लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराने, जिसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 138 साल पुराना है, इसको रिपील कर नया द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 जो है और सदन के अंदर प्रस्तुत किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जो कॉलोनियल मानसिकता है उसे बाहर निकलने की अपील की थी। इसलिए वैसे कानून जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने अब जब आउटडेटेड हो गए हैं, समय के अनुसार उनमें सुधार की आवश्यकता है, वैसे कानूनों को रिपील कर और उनके स्थान पर नए कानून लाए जा रहे हैं। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि 2G स्पेक्ट्रम का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें यूपीए की सरकार थी और स्पेक्ट्रम एलोकेशन को इल्लीगल करार कर दिया गया था, 100 से ज़्यादा लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कैसे किया जाए ये एक बड़ा मुद्दा था। एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि स्पेक्ट्रम का जो प्रेफरेबल जो मोड होगा वो ऑक्शन के माध्यम से ही आवंटन किया जाएगा। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि अभी तक जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है उससे करीब 4,30,000 करोड़ की इनकम और सरकार को हुई है। हमारी सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम सेक्टर में आ सके, और आज उसका परिणाम है कि 25 बिलियन US$ यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एफडीआई जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और प्राप्त हुआ है। सती महोदय, 10 साल के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में जो सुधार किए गए उसी का परिणाम है कि मोबाइल बेस स्टेशन जो इसका मुख्य आधार है, जहाँ हमारी सरकार आने के पहले या उसके आसपास 6.25 लाख थे, उसमें 4 गुना की वृद्धि होकर 25,50,000 हो गए हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज़र ये जहाँ 1.5 करोड़ थे, दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 85 करोड़। 5G का जो रोल आउट है, और मैं अश्विनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना फास्ट रोल आउट हुआ है कि 4 लाख से ज़्यादा साइट्स जो है वो 14 महीने में स्थापित हो चुकी है। और अब बिहार सरकार 6G को लाने में लगी है। 5G का ज़माना चला गया, अब हम 6G के दौर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सती महोदय, सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि जो टावर लगते थे उनके क्लियरेंसेस में बहुत समय लगता था। तो मैं सदन को बताना चाहूँगा कि 85% टावर का क्लियरेंसेस विदिन सेकेंड्स, यानी मिनट में नहीं सेकेंड्स के भीतर उसका आवंटन हो रहा है। राइट ऑफ वे, ये जो केबल बिछता है, बाकी बिछता है सड़क के किनारे, राइट ऑफ वे की जरूरत पड़ती है। तो जब राइट ऑफ वे के अप्रूवल में 230 डेज लगते थे, दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 10 डेज। और इतना नहीं सभापति महोदय, 100 से ज़्यादा जो कॉम्प्लाइंसेस थे, जो रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती थी, उनको हमारी सरकार ने हटाने का काम किया है। सभापति महोदय, जहाँ एक और हम ऑक्शन से स्पेक्ट्रम का एलोकेट कर रहे हैं, वहीं पर पब्लिक इंटरेस्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट यानी प्रशासनिक तरीके से हम स्पेक्ट्रम का आवंटन कर रहे हैं। खास करके मेट्रो को अगर आवश्यकता है, कम्युनिटी रेडियो को अगर आवश्यकता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए अगर आवश्यकता है,
डिफेंस के लिए आवश्यकता है, रेलवे के लिए आवश्यकता है, पुलिस के लिए आवश्यकता है। तो इन विभागों को या इन संस्थाओं को ऑक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। जनहित में प्रशासनिक तरीके से उनको स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। सती महोदय, एक मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष मुद्दा बनाता है, आज संजोग से विपक्ष नहीं है, नहीं तो शायद वो इसको मुद्दा उठाते, वो सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन। क्योंकि इस बिल में प्रावधान किया गया है कि सैटेलाइट के लिए जो स्पेक्ट्रम का जो आवंटन होगा वो तकनीकी कारणों से ऑक्शन के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए वो प्रशासनिक तरीके से और उसका आवंटन किया जाएगा। और मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा, माननीय मंत्री विस्तार से बताएंगे कि ये जो पूरे विश्व के अंदर जो सैटेलाइट है, चूँकि उसका कोई एरिया डिफाइन नहीं है, ये जो बाकी जो स्पेक्ट्रम है उस तो भारत की सीमा के भीतर है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम का जो सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम का लोकेशन है, तो इसके लिए पूरी दुनिया में कहीं भी ग्लोबली ऑक्शन का प्रावधान नहीं है। और ट्राई को ये जिम्मेवारी दी गई है कि किस तरह से उसकी मेथोडोलॉजी होगी, उसको वो तय करेगा, उसकी प्राइसिंग के बारे में भी और वो विचार करेगा। एक और मुद्दा जिसकी चर्चा विपक्ष करता है कि देश के हित में नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से अगर आवश्यकता पड़ी तो टेलीकॉम सर्विसेज को सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इसकी भी कई बार आलोचना होती है, लेकिन अमेरिका में 26/11 की घटना घटी या बड़े बड़े जब तूफान आते हैं तो उस समय सरकार की ये मजबूरी हो जाती कि पूरे टेलीकॉम सर्विस को अस्थायी तौर पर और वो अपने हाथ में ले सके। और सती महोदय, ये जो टेलीकॉम सेक्टर ये सनराइज सेक्टर है और जिसको AGR कहते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये करीब 3 लाख करोड़ का यह आंकड़ा पार कर चुका है। सती महोदय, पुराने एक्ट में स्पेक्ट्रम की परिभाषा भी नहीं थी कि स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे। इसमें स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया गया है और ये भी प्रावधान किया गया है कि अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम, अगर आपने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में ले लिया लेकिन अनयूटिलाइज्ड है तो वापस लेने का भी प्रावधान किया गया है। आपको ऑप्शन दिया गया कि आपको स्पेक्ट्रम मिला, आप शेयरिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, लीजिंग का भी इसमें प्रावधान किया गया। एंड अलाउइंग सरेंडर ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेक्ट्रम, अगर सरेंडर आपके पास स्पेक्ट्रम है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप उसको चाहें तो सरेंडर भी कर सकते हैं। उपसभापति महोदय, जो आपसी विवाद होते हैं उसके समाधान का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। अगर कोई ऐसी गलती हो गई जो सरकार के निगाह में आने के पहले आपने अगर वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर दिया कि हमसे ये गलती हो गई, आपने गलती को स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए बिना दंड के और उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और जो डिस्प्यूट का जो रिजोल्यूशन है टू बी डिजिटाइज्ड और जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट है उसके लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की बहाली होगी। TDSET के अंदर भी आप समाधान के लिए जा सकते हैं और डेजिग्नेटेड कमिटी ऑफ अपील, इसका भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, एक फंड है पहले से बना हुआ USOF के नाम से जाना जाता है। हर टेलीकॉम कंपनी को अपने जो AGR है उसका एक हिस्सा USOF में देना पड़ता ताकि उस पैसे का इस्तेमाल कर सुदूर इलाकों के अंदर टेलीकॉम नेटवर्क को ले जाया जा सके। उसका नामकरण बदलकर USOF से बदलकर डिजिटल भारत निधि उसका नाम किया गया है और अब उसका इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी किया जाएगा। सभापति महोदय, एक सरकार की आलोचना होती है बार बार कि आपने इंटरसेप्ट कर, 2 आदमी बातचीत कर रहे हैं, उस 2 आदमी की बातचीत को आपने इंटरसेप्ट कर लिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भी टेलीग्राफ एक्ट में इंटरसेप्शन का प्रावधान है, ये कोई नया प्रावधान नहीं है। आज भी आप राज्यों में देखते हैं, राज्य को भी अधिकार है, 2 अपराधी बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी बातचीत है जो देश और राज्य की सुरक्षा के हितों के खिलाफ है, तो उसको इंटरसेप्ट करने का और प्रावधान है।
तो इसमें कोई नया प्रावधान नहीं डाला गया है। वही लॉफुल इंटरसेप्शन जो संविधान के दायरे में है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दायरे में है, उसको इंटरसेप्ट करने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। एक और बात का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये जो सोर्स है, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है, ये बड़ी संख्या में बाहर से आते हैं। अब हो सकता है कि हमने विदेशों से आयात किया, उस हार्डवेयर में कोई ऐसी चीज़ लगा दें ताकि यहाँ पर उसके द्वारा सर्विलेंस हो, स्पाइंग हो, स्नूपिंग हो। तो इसके लिए हमने इस बिल में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की है कि ट्रस्टेड सोर्स जो है, ये रिजिम जो ट्रस्टेड सोर्स होगा, और टेलीकॉम नेटवर्क के प्रोटेक्शन का भी और सरकार ने पूरी चिंता की है। सभापति महोदय, बड़ी संख्या में लोग परेशान रहते हैं अनचाहे कॉल को लेकर कि कॉल आ गया, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन दिन भर में 10 कॉल आ जाता है, SMS आ जाता है, मैसेज आ जाते हैं। साइबर क्राइम, तेज़ी से साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी और जो अनसॉलिसिटेड अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स और मैसेजेस हैं, उनको रोकने के लिए भी इस बिल के अंदर प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ KYC का प्रोविज़न है। कोई भी अगर सिम लेना चाहेगा तो यूं ही दुकान पर गया सिम नहीं खरीद सकता है, उसको KYC के प्रावधानों का पूरा पालन करना पड़ेगा। और मैं अश्विनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, 1,16,00,000 से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शंस की जांच की गई और जिसमें 60 लाख से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शंस फ्रॉड पाए गए, गलत पाए गए, जिनको डिसकनेक्ट किया गया है। तो इसके अंदर सारथी पोर्टल के नाम से एक पोर्टल इसके अंदर डाला गया है ताकि जो फ्रॉड हो रहा है मोबाइल के नाम पर, उसको भी जो है इसके द्वारा जो है रोका जा सके। तो सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को एक और छोटी सी बात, इस बिल के अंदर बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया गया ताकि मेरे जैसा एक नॉन टेक्निकल आदमी भी बिल के कठिन प्रावधानों को समझ सके, उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए फिर से एक बार मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को इस 138 साल पुराने कानून को रिपील कर नए कानून बनाने के लिए, बिल को लाने के लिए अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।